Salutations, my dear brilliant minds. How are you all? Hope you all are doing well. This is Harshi, your science mentor. Today, we are starting with chapter number 1, Nutrition in Plants. So, let's see what we are going to learn in this chapter. So, stepping up, the topics that we are going to cover today in this chapter are nutrition and its types, autotrophic nutrition in plants, heterotrophic nutrition, saprotrophs, replenishing nutrients in the soil, right? So children, this is the warm-up exercise I have already done for you. So complete the table in which we need to fill the places where the information is not provided. So in first column, types of plants, second column is size, branching place and stem color and type. So first is herbs. So herbs are short in size. The branches that grow at the base of stem. Next is stem color and type. So green stem and tender stem means it's a soft stem. Next is shrub. So shrubs are small and medium in size. Branching place is near the ground. ग्राउंड के ऊपर ही branches, क्योंकि बहुत लंबे नहीं होते हैं, शॉर्ट होते हैं या फिर मीडियम हाइट तक होते हैं, तो ब्रांचेस जो हैं वो ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर ही ग्रो करना स्टार्ट कर देती है. स्टेम कलर एंड इट्स साइज इज ब्राउन स्टेम एंड वुडी स्टेम. Next is trees. Trees are very tall and strong. So the branches that grow from the trees are above the ground. It's not near the ground. काफी ऊपर होती है, trunk के ऊपर होती है, and the color is brown and woody and we call it trunk, right? Next exercise is give 2 examples of each. Herbs, the example of herbs are mint and coriander. Next is shrub. So examples of shrub are rose and lemon. Next is tree, mango tree and banyan tree. Climbers, so bottle gourd and bitter gourd are the common examples of climbers, whereas the creepers, watermelon and pumpkins come under the creeper category. So let's start the chapter with nutrition and its types. Nutrition और कितने तरीके के nutritions होते हैं? You already know that all living organisms require food to grow, repair the damaged parts of their bodies and get energy to carry out लाइफ प्रोसेसेस. हम खाना क्यों खाते हैं? खाने की ज़रूरत हमें पड़ती है क्योंकि हमारी ग्रोथ के लिए, बच्चे जब छोटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो बड़े होने तक और आगे भी हमें ग्रोथ कंटिन्यूसली हमारी लाइफ का पार्ट है, तो ग्रोथ की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी में जो डैमेज सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है. इसके अलावा हमें जो खाना चाहिए होता है वो किसके लिए चाहिए होता है? मेन है एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी से ही हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. सो यू ऑल्सो नो दैट एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ फूड दैट आवर बॉडी रिक्वायर्स आर, हमारे पास वी ऑल नो 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, और कलेक्टिवली इनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. न्यूट्रिएंट अगर कोई बोलता है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स पे यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड proteins, right? So the energy from food is obtained through the process nutrition. तो अब हमें एनर्जी कैसे मिलती है? क्योंकि हम खाना किस लिए खा रहे हैं? ग्रोथ के लिए खा रहे हैं, रिपेयर के लिए खा रहे हैं, बॉडी रिपेयर हो और हमारी सेल्स रिपेयर हो और हमें एनर्जी मिले. तो न्यूट्रिएंट्स को मिलना यानी जो हम खाना खाते हैं उससे इन न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करना, ये कहलाता है न्यूट्रिशन, विच इन्वॉल्व्स द इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म
and respiration, which is the process by cells released energy from nutrients. So अब जो हम खाना खाते हैं, जो खाना अगर एप्पल है हमारे सामने, तो क्या एप्पल हमारे सामने रखा होगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी? नो, हमें क्या करना पड़ेगा? एप्पल को पहले खाना पड़ेगा, राइट? तो एप्पल खाया हमने, एप्पल खाने के बाद भी हमें वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन होगा पहले खाने का, डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब करेगी हमारी बॉडी उस खाने को एब्जॉर्ब करने के बाद उससे रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होती है। हम लोग क्या समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही प्रोसेस है, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेसेस हैं। ब्रीदिंग में हम सांस लेते हैं और इनहेल और एक्सहेल करते हैं, राइट? बट रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होती है, और जो फूड, जो डाइजेस्टेड फूड हमारी सेल्स तक यानी हमारी बॉडी तक, हमारे ब्लड में होता है, सेल में होता है, उसके साथ रिएक्ट करती है और फिर एनर्जी रिलीज होती है, राइट? तो इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। एंड लिविंग वर्ल्ड encompasses organism that exhibit two type of nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. अब autotrophic nutrition क्या होता है? We are talking about autotrophic nutrition in plants. तो green plants have the capability to synthesize their own food using basic raw material. रॉ मटेरियल, अब हम खाना बनाते हैं, मम्मी खाना बनाती है किचन में, तो ऐसा तो नहीं कि खाना कैसे बनेगा, खाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, सब्जी चाहिए आपके लिए। अगर सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? अनियंस, गार्लिक, जिंजर और बहुत सारे स्पाइसेस और टोमेटोज, बहुत सारी चीज़ें हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, राइट? तो सिमिलरली प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं खाना बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हवा से मिल जाता है, वाटर जो कि वो सॉइल से, वाटर एंड मिनरल जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। इसके अलावा उनको सनलाइट चाहिए होती है, सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो कि लीव्स में होता है, उसके साथ ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इससे फिर फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट फूड बनाते हैं, राइट? और इसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। और प्लांट क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं, यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स हैं, प्लांट खाना बनाते हैं, अपने लिए तो बनाते ही हैं, हम सबके लिए भी बनाते हैं, राइट? एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, बर्ड्स, सबके लिए खाना बनाते हैं। तो इसलिए जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। सच प्लांट्स आर देयर फॉर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और इस तरीके का जो न्यूट्रिशन होता है, यानी जो ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन करते हैं, यानी खुद खाना बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ग्रीन लीव्स होती हैं और कुछ प्लांट्स की जो स्टेम्स होती हैं वो भी ग्रीन कलर की होती हैं। इसमें ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो लीव्स में और ग्रीन स्टेम में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल होता है वो प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एग्जिबिट्स अ ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का क्या काम क्या होता है? एनर्जी और सनलाइट को कैप्चर करना, राइट? सो कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट और इस एनर्जी से फिर क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस होता है और फूड प्रिपेयर होता है। लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर बाय स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। सिंगुलर स्टोमा होता है। तो लीव्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और लीव्स की नीचे की साइड में क्या होता है? स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। तो इन स्टोमाटा से क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं। सो विच These pores are situated on the underside of the leaves, यानी leaves की नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं, are surrounded by guard cells। तो ये छोटे छोटे pores होते हैं, जैसे छोटा सा पोर है, और ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, नॉर्मली तो हम इनको देख नहीं पाते हैं विद द नेकेड आइज। तो ये क्या होते हैं? कवर्ड होते हैं गार्ड सेल से, राइट? तो ये गार्ड सेल्स होती है, गार्ड सेल से ये खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं, विच रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर्स प्रेजेंट इन द रूट। अब
क्या होता है, हवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिली, किसने कहाँ से हुआ, गैसियस एक्सचेंज स्टोमाटा से हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, मिनरल्स एंड वाटर ज़रूरत होती है। मिनरल और वाटर क्या करती है, रूट एब्जॉर्ब करती है, कहाँ से, सॉइल से, और सनलाइट तो प्रेजेंट होती ही है। सो द वाटर एंड मिनरल्स टेकन इट फ्रॉम द प्लांट आर कन्वेड टू द लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। ये इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, वाटर एंड मिनरल्स जो वेसल लेकर जाती हैं प्लांट के हर पार्ट तक, वो होती है जाइलम वेसल्स, राइट। सो जाइलम वेसल्स, अब क्या होगा, जैसे हमारे घर में पानी आता है, पानी टैप के थ्रू आता है, पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू आता है, राइट। तो जाइलम वेसल्स क्या होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटी छोटी थिन पाइप्स होते हैं, बहुत थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके थ्रू क्या होता है, रूट्स, क्या रूट वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करती है सॉइल से और उसको आगे स्टेम को देती है, और स्टेम से फिर ये जाइलम वेसल्स के थ्रू प्लांट के सभी पार्ट तक ऊपर तक चला जाता है, राइट। अब लीव्स का काम क्या होता है, लीव्स होती है फूड फैक्ट्रीज, खाना बनाती है। अब ये खाना ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लीव के पास रहेगा, प्लांट के और पार्ट्स के पास भी जाएगा। तो खाना जो होता है वो फ्लोएम वेसल्स रहती है। अगर जाइलम वेसल्स खाना भी लाएं लीव से और पानी भी लेकर जाए तो क्या होगा, सब मिक्स हो जाएगा। जैसे कि हमारे घर में जो गंदा पानी होता है, जो यूज्ड वाटर होता है, वो दूसरे पाइपलाइन से बाहर जाता है, और जो फ्रेश वाटर होता है वो डिफरेंट पाइपलाइन से आता है, वरना क्या होगा, सब मेसी हो जाएगा, राइट। तो वाटर जो है वो जाइलम वेसल्स के थ्रू जाता है, और जो फूड जो लीव्स बनाती हैं वो फ्लोएम वेसल्स के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में आता है। सो दीज वेसल्स ट्रैवर्स थ्रू द रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। तो वेसल्स, कौन सी वेसल्स, कौन से ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, जाइलम वेसल्स की बात कर रहे हैं। तो जाइलम वेसल्स रूट से फिर स्टेम में, फिर ब्रांचेस में, फिर लीव्स में, सभी मिनरल्स को ट्रांसफर करती है। यू विल रीड अबाउट दीज जाइलम वेसल्स इन हायर क्लासेस। और यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होने के बाद खाना बनेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। सो ये उसी की इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर प्लस वाटर फ्रॉम द सॉइल। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जब रिएक्शन होगा, सो क्या बनेगा, फूड बनेगा। और किस फॉर्म में बनेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनेगा, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। So since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, this is called photosynthesis. फोटो का मतलब होता है sunlight, और synthesis का means होता है combination of all the components. So components कौन कौन से थे, water था, mineral था, chlorophyll था, sunlight थी, और कार्बन डाइऑक्साइड थी। ये सारे के सारे कंपोनेंट मिक्स होते हैं, इसको हम सिंथेसाइज कहते हैं, और फोटो का मतलब होता है सनलाइट। So thus photosynthesis combines the non-living component of the environment. Why we are saying non-living components? Sunlight non-living component है, water mineral non-living component है, और क्या, chlorophyll non-living component है. So water and carbon dioxide in the presence of sunlight to form food. The food synthesized by green leaves is transported to the other parts of the plant by the stem. अब क्या होता है, जो खाना होता है, जो फूड बना, ग्रीन लीव्स ने जो फूड बनाया, वो फ्लोएम वेसल्स के थ्रू क्या होगा, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाएगा. इन मोस्ट प्लांट्स ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लीव, स्टेम्स, रूट्स एटसेट्रा. और हमें पता है पहले तो प्लांट्स खाना अपने लिए बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, खुद यूज़ करते हैं, और प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो ग्लूकोज की फॉर्म में वो पहले अपना अच्छे से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं. उसके बाद जो बचा हुआ खाना होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक रूट्स में स्टोर हुआ, स्टेम में स्टोर हुआ, लीव्स में स्टोर हुआ, फ्रूट्स में स्टोर हुआ. सो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में वो स्टार्च स्टोर होता है, और जिसको फिर हम खाते हैं. So this is synthesized glucose is synthesized from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. ये पूरा आपका फोटोसिंथेसिस का है. सॉइल से क्या हो रहा है, रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है वाटर एंड मिनरल्स, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल रहा है, सनलाइट से एनर्जी मिलती है,
और वाटर हम देते हैं और फिर क्या होता है, रिएक्शन होता है, खाना बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ एंड स्टोमेटा सराउंडेड बाय गार्ड सेल। तो हमें क्या पता था कि लीव्स की नीचे की साइड में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टोमेटास, टाइनी ओपनिंग्स होते हैं जो कि प्रोटेक्टेड होती है गार्ड सेल से, राइट। तो ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल है, ठीक है। अब इसमें एक है जाइलम वेसल। सो ये ब्लू ब्लू आप देख रहे हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये होती है जाइलम वेसल्स। और ये येलो येलो वाली है, ये होती है फ्लोएम वेसल। फ्लोएम वेसल का काम है जो फूड लीव्स ने बनाया है वो लेकर इसके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाना, और रूट से जो स्टेम से जो ये जाइलम वेसल्स होती है ये वाटर को एंड मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती है, राइट। तो ये हो गया आपका जाइलम वेसल्स और यहाँ पर हमने किया है फ्लोएम वेसल्स, ठीक है। और इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है chlorophyll, right? So the food that plants make it use not only for themselves but they also use by the entire living world. सबके लिए food बनाते हैं. Beside, as you already know, photosynthesis helps to maintain the balance between oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन एटमॉस्फेयर। तो फोटोसिंथेसिस का काम सिर्फ खाना बनाना नहीं है, इससे जो ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, इससे क्या मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर में। देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर फोटोसिंथेसिस हैज टेकन प्लेस इज टू फाइंड आउट the starch is present in a leaf or not। अब फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं, खाना बना है या नहीं, इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट ने किया है या नहीं। उसका तरीका है कि हम स्टार्च को चेक करते हैं, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस किया है प्लांट्स ने, और अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, right? So science fact, water helps to keep a plant rigid and upright। जो प्लांट क्या होते हैं, गर्मियों में आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी में प्लांट क्या होते हैं, पानी थोड़ा कम होता है क्योंकि इवेपोरेशन कंटिन्यूसली होता रहता है, ट्रांसपिरेशन जिसको हम बोलते हैं। तो क्या होता है कि प्लांट ना मुरझा जाता है, मुरझा जाता है। तो पानी क्या करता है, पानी प्लांट को रिजिड यानी स्टिफ यानी हार्ड रखता है, जिससे कि वो सीधा खड़ा रहता है, राइट। सीधा खड़ा रहता है क्यों, क्योंकि पानी उसको मिलता है। ईच प्लांट सेल हैज इलास्टिक सेल वॉल अराउंड इट। द सेल टेक्स अप वाटर अंटिल द सेल वॉल कैन स्ट्रेच नो मोर। और सेल्स तब तक पानी लेती रहती है जब तक कि वो बिल्कुल क्या होती है, स्ट्रेच ना हो जाए कि अब और पानी नहीं लिया जा सकता, मतलब सेल्स बिल्कुल टाइट हो जाती हैं। द सेल इज देन रिजिड यानी टाइट, हार्ड हो जाती है, लाइक अ बाइसिकल टायर विच हैज़ बीन फिल्ड विद एयर और ब्लोन अप बलून। अब बलून इन्फ्लेटेड बलून होता है, बिना हवा के बलून कैसा होता है, राइट, जैसे मुरझाया सा होता है और ऐसा होता है। उसके बाद जब हम उसके अंदर बलून में हवा भर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, इन्फ्लेटेड बलून कैसा होता है, एकदम टाइट, हार्ड, राइट। तो यही सेम प्लांट्स के साथ होता है। प्लांट में जो सेल्स होती हैं वो तब तक वाटर एब्जॉर्ब करती है जब तक कि वो एकदम हार्ड ना हो जाए, रिजिड ना हो जाए। ऑन हॉट ड्राई डेज प्लांट्स में ऑल्सो लूज मच वाटर देन दे ड्रूप। ड्रूप मतलब मुरझा जाना। तो अब पानी क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता रहता है। समर में ज़्यादा पानी यूज़ होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और पानी अगर नहीं मिलता तो पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। फॉर लार्ज प्लांट्स सच एज ट्रीज एंड श्रब दीज काइंड्स ऑफ सपोर्ट इज नॉट इनफ, दे डेवलप वुड। वुड के अंदर क्या होता है, क्योंकि ट्रीज में क्या होता है, हार्ड ट्रंक होता है, बड़ी बड़ी स्टेम होती है, मोटी मोटी स्टेम होती है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, राइट। सो रिजिड फाइबर्स विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द बिग ब्रांचेस। तो ट्रीज में क्या होता है, इतना बड़ा ट्रंक होता है, ट्रंक बड़ा मोटा सा स्टेम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि प्लांट को सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से वो मुरझाता नहीं है।
Conditions necessary for photosynthesis: presence of chlorophyll, presence of light, availability of carbon dioxide, availability of water. इन चीज़ों की ज़रूरत होगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा. इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, पॉसिबल नहीं है. अब हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं. राइट, सो टेक अ पॉटेड प्लांट एंड डी-स्टार्च इट्स लीव्स बाय कीपिंग इट इन डार्क फॉर 2 days. एक प्लांट लिया जो पॉट में लगा हुआ था, उसको हमने 2 दिन के लिए क्या करा, छाए में रख दिया, सनलाइट नहीं दी उसको. सो टेक अ ब्लैक पेपर एंड कट अ सिंपल एल शेप इन इट बाय यूजिंग अ स्टेंसिल. आपने एक ब्लैक पेपर लिया, उस ब्लैक पेपर पे आपने कोई भी शेप काट दी. यहाँ पे लेटर एल काटा है, आप कोई भी लेटर अपनी चॉइस का काट सकते हो. राइट, सो इस तरीके का हो जाएगा. सो कवर 1 लीफ विद दिस पेपर, लीव द सेटअप इन सनलाइट फॉर 4 to 6 hours. अब आपने इसको क्या किया, लीफ पर लगा दिया, लीफ पर स्टिक कर दिया इसको, और अब आप प्लांट को, सेम प्लांट को क्या करेंगे, धूप में रख देंगे. कितने, पूरे दिन के लिए रख दीजिए, धूप में रख दीजिए. 1 leaf with this paper, leaf 4 to 6 hours. Now detach the leaf and test it for presence of stars. You will observe that only the part of the leaf that could get sunlight through the cut out design as well as other export parts of the leaf turn blue black, showing the presence of स्टार्च. फिर जब हम इसको हटाएंगे और स्टार्च से टेस्ट करेंगे तो ये क्या पार्ट है, इस पार्ट में, क्योंकि बाकी पार्ट पर, जिस पार्ट पर ब्लैक पेपर या कवर्ड था वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि वहाँ सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई लीव्स ने. तो जो पार्ट, जिस पार्ट पर सनलाइट आ रही थी और जो बीच में स्टेंसिल से जो भी लेटर हमने जैसे लाइक लेटर एल कट किया था, तो ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो होगा जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट ब्लू और ब्लू कलर में, डार्क ग्रीन टाइप्स इस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में, ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ये इतना पार्ट, और बाकी पार्ट पे चेंजेस नहीं आएंगे. तो इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है. सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. नाउ सिंथेसाइज ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स. तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो खाना सिंथेसाइज हो रहा है यानी जो खाना बन रहा है कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या बनता है. सो कार्बोहाइड्रेट दैट प्लांट सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. राइट, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्लांट बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट में किस किस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट इन तीनों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड oxygen. So these are used to synthesize other component of food such as protein and फैट. तो प्रोटीन और फैट भी इनसे मिलकर ही बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से. सो प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन, और प्रोटीन को बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नाइट्रोजन. ऑल्दो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, राइट, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी ये नाइट्रोजन प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली. सो दो एयर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली. तो नाइट्रोजन कैसे मिलता है फिर, अगर नाइट्रोजन नहीं बनेगा तो प्लांट प्रोटीन नहीं बना पाएंगे. मीन्स जो हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है. अब प्रोटीन और फैट्स भी तो प्लांट्स ही बनाएंगे, जो खाना बन रहा है उसमें प्रोटीन और फैट भी तो होगा. प्रोटीन के लिए क्या ज़रूरी है, नाइट्रोजन ज़रूरी है. अब प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलती है, अगर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन प्लांट यूज़ नहीं कर पाते हैं तो पहला होता है सॉइल contains certain bacteria called rhizobium that can convert atmospheric nitrogen into water soluble compound. Plant absorb these compounds along with the water to get nitrogen. और दूसरा तरीका है farmers add fertilizers rich in nitrogen to the soil. These are absorbed by the प्लांट्स. तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं. उसको वो कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, दो तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं. पहला एक बैक्टीरिया होता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में होता है.
रूट में जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड तरीका क्या है, फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो नाइट्रोजन सॉइल को मिलती है। नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किया, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं उसको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। वो बेसिकली और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड के लिए, राइट। सो ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, सारे प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जैसे मशरूम्स, मोल्स, ये क्या करते हैं, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं। सो ऑल द एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडिंग फंगी एंड बैक्टीरिया लैक द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इनमें क्या होता है कि फूड नहीं प्रोड्यूस कर सकते। कौन कौन, एनिमल्स, ह्यूमंस भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बैक्टीरिया, फंगी और नॉन ग्रीन प्लांट्स। सो दे डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली का मतलब तो सीधा प्लांट खा लिया या प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स खा लिए। इनडायरेक्टली का मतलब उसको कोई और एनिमल खाता है, उस एनिमल को कोई और एनिमल खाता है, राइट। सो फॉर देयर न्यूट्रिशनल requirements, this mode of nutrition, this is called heterotropic nutrition। और जो ऑर्गेनिज्म heterotropic nutrition को फॉलो करते हैं उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है, राइट। सो हेट्रोट्रॉफ्स कौन कौन है, ऑल द एनिमल्स, एल्गी और सॉरी नॉट एल्गी, ये फंगाई और बैक्टीरिया और नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये सब हमारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं। Herbivorous animals depend directly on plants for their nutrition. Carnivore animals depend on other animals which is turn depend on plant. तो सबसे पहले ये है ग्रीन ग्रास। तो हमने फूड चेन पढ़ेंगे, फूड चेन पता होगा, फूड वेब पता होगा। तो फूड चेन में क्या होता है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा ग्रीन प्लांट्स आते हैं बिकॉज ग्रीन प्लांट्स आर यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स। वो अपने लिए नहीं सबके लिए खाना बनाते हैं, राइट। सो अब इन ग्रीन प्लांट्स को किसने खाया, हर्बीवोर्स एनिमल्स ने खाया, लाइक ये यहाँ पर ग्रास हॉपर ने खाया। अब ग्रास हॉपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, राइट। सो अब क्या हुआ, जो न्यूट्रिशन है ग्रीन प्लांट से ग्रास हॉपर को मिला था, अब इनडायरेक्टली ये न्यूट्रिशन किसके पास पहुंच गया, फ्रॉग के पास पहुंच गया। अब फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। तो अब ये सारे न्यूट्रिशन कहाँ पहुंच गए, स्नेक में, और स्नेक को वल्चर ने और ईगल ने खाया। तो ये सब इनडायरेक्ट फॉर्म्स है। डायरेक्ट फॉर्म हुई जो ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, ये डायरेक्ट फॉर्म है, और बाकी सब इनडायरेक्ट फॉर्म्स है, राइट। सो हर्बीवोर एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। कार्निवोर एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द प्लांट। सो अल्टीमेटली वो भी इनडायरेक्टली ही सही, बट है तो प्लांट पे ही डिपेंडेंट। दस व्हेन यू ईट मीट यू आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, राइट। सो कुछ लोग ह्यूमंस में क्या होता है, कुछ हर्बी मीन्स कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। वेजिटेरियंस मीन्स जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन मीन्स जो प्लांट प्रोडक्ट्स एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं। तो ये अगर खा रहे हैं नॉन वेजिटेरियन तो वो तभी खा रहे हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो जिन एनिमल्स को खा रहे हैं उनको किसी ना किसी उन एनिमल्स ने हर्बीवोर एनिमल्स को भी खाया होगा, राइट। सो यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स गेट द एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम द सन। दस द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, इट इज सन, राइट। तो हम डायरेक्ट सन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लेकिन सन एनर्जी हमारे अंदर
आ रही है, राइट. सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने पढ़ लिया. ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स क्या होते हैं. अब हेटरोट्रॉफ्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट तरीके होते हैं. सम नॉन ग्रीन प्लांट्स इनहेबिट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम. फॉर इंस्टेंस डॉडर. So dodder is a plant that extracts food from another plant through root-like structures. These type of plants are referred as parasites. अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफ्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स, राइट. सो हेटरोट्रॉफ्स में जैसे हमने बात की डॉडर प्लांट की. तो ये डॉडर प्लांट क्या होता है कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो ये न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है. तो इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है. ये रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या करती है, दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है, राइट. खुद खाना नहीं बनाते, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर से दूसरे का खाना क्या करते हैं, दूसरे प्लांट का खाना, बना हुआ खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट. जैसे ह्यूमंस में अगर आप देखो पैरासाइट का एग्जाम्पल लाइस होता है. लाइस जो हेयर में होती है वो क्या करती है, ब्लड को सक करती हैं और अपना न्यूट्रिशन गेन करती हैं, ठीक है. सो द प्लांट्स फ्रॉम विच अ पैरासाइट गेट्स इट्स फूड इट इज कॉल्ड होस्ट प्लांट. तो जिसके ऊपर पैरासाइट जिससे फूड ले रहा है उस प्लांट को हम होस्ट प्लांट कहते हैं. सम पैरासिटिक प्लांट्स लाइक मिसलटो प्लांट विच ग्रोज ऑन ट्रीज सच एज मैंगो और महुआ have green leaves and can synthesize their food. They take water and minerals from the host plant, so they are known as partial parasite. Partial parasite का मतलब क्या हुआ कि ये प्लांट, जैसे कि हमने बात की थी मिसलटो प्लांट. मिसलटो प्लांट क्या करता है, कंप्लीट पैरासाइट नहीं है, मीन्स कंप्लीटली डिपेंड नहीं है दूसरे प्लांट पर. ये क्या करता है, ये सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स लेता है और अपना खाना खुद बनाता है, राइट. मिसलटो प्लांट ये ज़्यादातर मैंगो ट्रीज और महुआ ट्रीज जिसको बोलते हैं उस पर सर्वाइव करता है और क्या करता है, सिर्फ वाटर एंड मिनरल्स होस्ट प्लांट से लेता है और बाकी अपना फूड खुद बनाता है. तो इस तरीके के प्लांट्स को बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट, यानी कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना होना बट कुछ चीज़ के लिए, जैसे वाटर एंड मिनरल्स के लिए ये डिपेंड है दूसरे प्लांट पर. विद इन द प्लांट किंगडम देयर आर ऑल्सो प्लांट दैट फीड ऑन इंसेक्ट, जिनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन बहुत लैक होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसलिए उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं. जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट which employ ingenious method of capture insects. So इनको insectivorous plants कहते हैं. The pitcher plant, pitcher सबने घर में जग देखा होगा, जग with lid, एक जग होता है उसके ऊपर लिड होती है, इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है पिक्चर प्लांट पर. आप गूगल पे चेक कर सकते हो उसकी पिक्चर. पिक्चर प्लांट में क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर, और जैसे इंसेक्ट इसमें गिरता है इस पिक्चर में, इस जग लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे ही कोई इंसेक्ट ट्रैप होता है तो वो क्या करता है, वो उनके जो उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इंटैंगल हो जाता है, यानी कि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है और धीरे धीरे वो नीचे चला जाता है और फिर प्लांट क्या करता है, अपने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है और न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिशन किसको मिल जाता है, प्लांट्स को. सो द पिक्चर प्लांट फॉर इंस्टेंस हैज अ स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग टू अ पिक्चर विद अ लिड. Inside the pitcher there are downward pointing hairs, hair like structure होते हैं इस pitcher के अंदर. So when an insect enters the pitcher, the lid closes to trap the insect, which becomes entangled in the hair. The cells of the pitcher plant then release digestive juices to break down and digest the captured insect. Next is Venus flytrap. And pitcher plant grows in the soil that is not so rich, so they use the nutrition obtained from insect to supplement the food they prepare by
फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपना फूड नहीं बनाते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो ऐसी सॉइल में ग्रो होते हैं जो डेफिशिएंट होती है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं होता है। तो प्लांट के अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं, तो वो अपनी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। सो ये भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड है। नेक्स्ट इज सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स। सो नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज मशरूम, other fungi and bacteria derive their food from the dead and decaying plants and animals, obtaining their nutrients from these sources. तो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, मशरूम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। और ये किस पर डिपेंड होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर, प्लांट्स पर। दीज ऑर्गेनिजम्स रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस ऑन टू द डेड एंड डिकेइंग मैटर, ट्रांसफॉर्मिंग इट टू द सॉलिड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म। अब क्या होता है, जैसे स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर जब अपना उसके वेब में कोई भी इंसेक्ट ट्रैप होता है तो वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो उस इंसेक्ट पर रिलीज करता है। अब वो क्या होता है, वो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। वो जो इंसेक्ट होता है वो सिंपल कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, स्पाइडर उसको, उसका जो लिक्विड में जो वो चेंज हो जाता है उसको सक कर लेता है। सेम मेथड यहाँ पर होता है। तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस बाहर रिलीज करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, और क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और फिर ये लिक्विड फॉर्म जो होता है प्लांट यूज कर लेता है। दे सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लिक्विड। दिस मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डीकम्पोजिंग मैटर इन अ लिक्विड स्टेट, दिस इज टर्म्ड एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो राइट, हेटेरोट्रॉप्स में सब कैटेगरी है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, राइट, जैसे हमने अभी पैरासाइट देखे। सो नेक्स्ट इज सेप्रोफाइट्स। सो fungi and bacteria that use this mode of nutrition, these are called saprotrophs or saprophytes. So spores of fungi are always floating around in the air. They start germinating when they land on the wet and warm things. फंगी ग्रो ऑन, फंगी मतलब फंगस जो लग जाती है किस पे, शूज़ पे भी लग जाती है, क्लोथ्स पे भी, पिकल्स पे भी, एंड अदर आर्टिकल्स इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। तो फंगी को यानी फंगस को ग्रो होने के लिए दो कंडीशंस चाहिए होती है, एक तो वेटनेस यानी क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, और टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, ठंडे टाइम पे नहीं होती है। सो वार्मथ एंड मॉइस्चर इसको चाहिए होता है। जहाँ पर भी ये दोनों कंडीशंस मिलती हैं वहाँ पर ही फंगी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और फंगी के जो स्पोर्स हैं वो हवा में ऐसे ही घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और जहाँ उनको ये कंडीशंस मिलती हैं वहीं वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं सेप्रोफाइट्स के। इन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर्क टुगेदर, जिसको कि अब हम बात करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। जैसे हमने अभी राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा था। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, लेग्यूम प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, यानी रूट्स में प्रेजेंट होता है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खाना खुद तो बना नहीं सकता, तो वो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है प्लांट से, और उनको बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन, जो कि वो यूज़ कर पाते हैं। तो ये होता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसका एक और एग्जाम्पल है जो कि है लाइकेन का। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, अपने दोनों, ताकि दोनों को फायदा हो। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल बेनिफिट। सो एल्गे क्या होता है, एल्गे ग्रीन कलर होता है, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये अपना काम, अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। यहीं पर फंगस जो है वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। So live together in lichen. The fungus supplies water and mineral to the cells. फंगस क्या करती है, क्योंकि अपना खाना तो बना नहीं सकती है, तो वो क्या करती है, वाटर एंड मिनरल देती है एल्गे को, और एल्गे क्या करता है, खाना बनाता है, विच सप्लाइज फूड टू दी फंगस। तो एल्गे खाना बनाता है और वो ये खाना इसके साथ शेयर भी करता है। सो सच एज म्यूचुअली बेनिफिशियल
relationship, this is called symbiosis or symbiotic रिलेशनशिप, राइट। तो हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, राइजोबियम बैक्टीरिया का देखा और हमने एल्गे और फंगस का एग्जाम्पल देखा जो कि लाइकेन पर रहते हैं। रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। अब क्या होता है, बार बार जब हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, डेफिशिएंट हो जाते हैं। सो प्लांट एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली सॉइल से ही मिलेगा। सो लीडिंग टू अ ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, और धीरे धीरे क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स कम होने लगते हैं, डिप्लीट होने लगते हैं। सो इन अ फॉरेस्ट दिस नेचुरल डिक्लाइन इज काउंटरैक्टेड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच रिप्लेनिशेस द सॉइल। अब फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, जंगल में तो कोई फर्टिलाइजर्स और मैन्योर ऐड नहीं करता सॉइल में, राइट। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर जो जो प्लांट लीव्स फॉल होती रहती है, डेड होती रहती है, एनिमल्स डेड होते रहते हैं, वो क्या होता है, वो सॉइल में नीचे गिरते रहते हैं और सॉइल में धीरे धीरे क्या होता है, डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो उनका डीकम्पोजिशन करते रहते हैं और फिर वो क्या होते हैं, फाइनली सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो वापस से न्यूट्रिशन कहाँ आ जाता है, सॉइल में आ जाता है। सो कन्वर्सली ऑन अ फार्म it becomes necessary to supplement the soil with nutrients through the application of manure and fertilizers। दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल मेड होते हैं, ये सिंथेटिक होते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, और मैन्योर जो होता है ये ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। सो दीज सब्सटेंसेस कंटेन एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। अ फार्मर possesses knowledge about the specific nutrients essential for various crops and applies manures and fertilizers accordingly। तो जो फार्मर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि सॉइल में अब किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है और अकॉर्डिंगली वो मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं, राइट। मोस्ट क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट, नाइट्रोजन ज़रूरी होता है प्रोटीन्स बनने के लिए। सो आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। अब एक क्रॉप ग्रो हुई, क्रॉप जब हमने हार्वेस्ट कर ली, हार्वेस्टिंग के बाद क्या हुआ, सॉइल क्या हुई, सॉइल जो हो गई डेफिशिएंट हो गई, राइट। सो यू हैव ऑलरेडी रेड दैट बैक्टीरिया राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and converted into the soluble form of the form that the plants can absorb, right। तो हम राइजोबियम यानी लेग्यूम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो कि नेचुरल और सेफ तरीका है। उसमें क्या है कि अगर आपने एक क्रॉप हार्वेस्ट करी उसके बाद आप लेग्यूम्स को ग्रो कर दो, लेग्यूम प्लांट्स को ग्रो कर दो, पी प्लांट को ग्रो कर दो, तो उसमें क्या होता है, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल कर देता है, नाइट्रोजन को सॉइल में दोबारा से फिल कर देता है। सो राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड इफ दे लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट लाइक ग्राम, पीज एंड मूंग वेयर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर। तो हम डिस्कस कर चुके हैं राइजोबियम बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट। सो इन टर्न इट प्रोवाइड्स देम विद नाइट्रोजन। सो इन दिस this is a symbiotic relationship with the leguminous plants. We get most of the pulses from leguminous plants. Farmers know that they do not need to add nitrogenous fertilizers in the soil in which leguminous plants are grown. So एक तो नेचुरल तरीका है कि जब आपने कोई भी क्रॉप ग्रो करी और आफ्टर द हार्वेस्टिंग हम क्या करते हैं, उसमें लेग्यूम्स को ग्रो कर देते हैं, दालों को ग्रो कर देते हैं, ग्राम, पी। तो इसमें क्या होता है, रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया अपना फूड नहीं बना सकता, तो उसको शेल्टर मिलती है और फूड मिलता है किससे, प्लांट से, और प्लांट को राइजोबियम बैक्टीरिया से क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हम क्या करते हैं, सिंपल लेग्यूम्स को ग्रो करते हैं, उसके बाद हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है, सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाती है। और अगर हम लेग्यूम्स ग्रो नहीं करते हैं, सो देन वी हैव टू ऐड फर्टिलाइजर्स इनटू द सॉइल, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स देने पड़ते हैं।
So children, let's memorize what we have learned in this chapter. We have learned about autotrophs, so organisms that can make their food from simple non-living substances are called autotrophs. Heterotrophs, organisms that directly or indirectly depend on green plants for the nutrition. We have also learned the saprotrophs. So saprotrophs are the organisms that live on dead and decaying animals and things, derive their food from them. Next is symbiosis relationship. Symbiosis means the mode of nutrition where two different organisms work together for their mutual benefit. Now recall, green plants use water, carbon dioxide and sunlight to prepare their food during photosynthesis. क्या क्या जरूरत होता है? Chlorophyll present, chlorophyll जरूरी है, sunlight, water, carbon dioxide for preparation of food. Energy for photosynthesis is obtained from sunlight trapped by the chlorophyll. और chlorophyll कहाँ present होता है? Chloroplast में. All non-green plants and animals are heterotrophs because they are not able to prepare their food. Even we are also heterotrophs. Non-green plants are parasites, saprophytes or insectivorous. तो non-green plants means heterotrophs होते हैं ये, और ये या तो ये insectivorous होते हैं, अपनी insects को डाइजेस्ट करके अपनी न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, या सेप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं. और पैरासाइट्स में भी पार्शियल पैरासाइट्स और कंप्लीट पैरासाइट्स होते हैं, राइट. सो लेट्स डू द एक्सरसाइज नाउ. Darken the correct options in OMR sheet. So OMR sheet in which you need to dark with the pencil the option right here. You need to dark the circles as per the correct answer. So first one is the life process or processes that provide or provides energy, which is nutrition, respiration, both nutrition and respiration, and response to stimuli. So correct answer is both nutrition and respiration. I am darkening the first circle for you, and rest I'll give you the answers. We will discuss the answers and accordingly you will darken the circles, right? So the answer of first question is C. So we will dark this with C like this. Okay, do it properly. You need to fill the complete circle. Give me a second. Like this. All right, children. So do like this as per the answer of the question. Second is, which of these are autotrophs? And we know that autotrophs, they can prepare their food. So all plants? No, only green plants can prepare their food. Which of these is not necessary for photosynthesis? Carbon dioxide, light is essential, chlorophyll is essential, nitrogen is not essential for photosynthesis. Which of these elements is needed in addition to carbon, hydrogen and oxygen to make protein? So it is nitrogen. Without nitrogen, protein cannot be prepared. Next is, which of the following gets absorbed from the atmosphere during photosynthesis? So क्या absorb करते हैं photosynthesis के time पर? Carbon dioxide is getting absorbed during photosynthesis from the atmosphere, right children? Children, next question is fill in the blank. First is parasites obtain their nutrition from their host. Second fill up is insectivorous plants mostly grow in the soil which is poor in nutrients. Third fill up, parasites lives in or on another living organisms and derives its food from them. Fourth one, the plant which mutually benefit from each other are called symbiotic plants. And the last one is fungus provides water and minerals to the algae. Next is straight, true, T for true and false for
against each statement. F for false. So stomata are present in roots. No stomatas are present on the underside of the leaves. So this is false. Chloroplast contain chlorophyll, which is true. Plants can use nitrogen directly from the air. No, and means false. And the fourth one is mistletoe is a parasite that steals water and minerals from its host tree. So which is true. Next is very short answer type question. First question under this category. What does photo in photosynthesis refers to? So photo means light. So photo in photosynthesis refer to light. Next question. Which bacteria in the soil can cover atmospheric nitrogen into soluble compound? So this is Rhizobium bacteria. Next is what type of plant is Cuscuta? So Cuscuta is a parasitic plant. Next question, what do you call a mutually beneficial relationship between two living organisms? So this is called symbiosis relationship. Question number 5, name one organism that gets its food from dead and decaying matter, and it is fungi. Next is what is the ultimate source of all the energy needs of our body? So ultimate source of energy is sun. Which cells control the opening and closing of the stomata? So these are guard cells. So children, first question of short answer type category is what is nutrition? So nutrition is the process by which organisms obtain and utilize nutrients from food for growth, energy and other life processes. Question number 2, what are stomata? Where are they normally found? Stomata are small pores found on the underside of leaves and stems. They regulate gas exchange, including intake of carbon dioxide and release of oxygen and water vapor during respiration and photosynthesis. Question number 3, write down the chemical equation for manufacture of food in green plants. So, equation is carbon dioxide plus water in the presence of chlorophyll and sunlight. Glucose is made and oxygen is released. Question number 4, what factors are essential for photosynthesis to take place? So factors that are essential for photosynthesis to take place are light, water, chlorophyll and air. Question number 5, how does an insectivorous plant absorb nutrients from an insect trapped by it? Answer is insectivorous plant absorb nutrients from an insect trapped through digestion, where digestive juices break down the insect's body, allowing the plants to absorb the nutrients. Question number 6, why is nitrogenous fertilizers not added in soil in which plants are grown? Answer is leguminous plants have symbiotic bacteria which is called rhizobium in their root that can fix atmospheric nitrogen. So adding nitrogenous fertilizer is unnecessary. Question number 7, how does a saprophyte digest its food? A saprophyte digests its food through extracellular digestion. Extracellular digestion का मतलब होता है जो सेल के बाहर होता है, right? So it secretes enzyme or digestive juices onto the organic matter it feeds on, breaking it down into simpler molecules externally. These simpler molecules are then absorbed by the saprophyte for nourishment. Right, children? Next is long answer type question.
So this is your homework. I would appreciate if you'll do these answers on your own. Right, children? So that's all for this chapter. Hope you have enjoyed the session. We will meet in the next session of science. Till then, stay tuned for the next videos. Bye, children, and have a nice day.